हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। और आज हम जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 पर। ठीक है, और लेक्चर नंबर 10 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको केवल और केवल क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेंगी। आंसर्स आपको जो है वीडियो के थ्रू ही देखने पड़ेंगे। हम यहाँ पे आंसर्स आपको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देखने के बाद ही लाइक करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी शर्म खोलो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें बताना है किसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कैग। कैग के ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन से एक्शंस आते हैं? सबसे पहले, एज सर्टेन एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। बिल्कुल ये सर्टिफाई करते हैं जो नेट प्रोसीड्स होते हैं किसी भी टैक्स या ड्यूटी के। सेकेंड है, इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू वेरियस डिपार्टमेंट। क्या यही इशू करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी है वेरियस डिपार्टमेंट में? बिल्कुल भी नहीं, ये इशू नहीं करते हैं। और ना ही ये अप्रूव करते हैं विड्रॉल ऑफ मनी को, जो एग्जीक्यूटिव निकालते हैं जो पब्लिक एक्सचेकर से। ठीक है, जो ये अप्रूवल होता है विड्रॉल ऑफ मनी का, ये कहाँ पे किया जाता है? ये जो प्रोविज़न है ये ब्रिटेन में है कि वहाँ पे कैग से पूछ के ही कोई जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पब्लिक एक्सचेकर से विड्रॉल ऑफ मनी कैग के अप्रूवल से होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अप्रूव नहीं किया जाता। वो केवल और केवल क्या है, पैसों को देखते हैं कि कितने आए हैं कितने गए हैं, बस उसके अलावा उनका कोई भी मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। मतलब केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। ठीक है, ये एजेंट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल है कैग। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस में केवल और केवल ये क्या है, ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर का इनका जो है वो काम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 51 उसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, और कैग के बारे में हम कर चुके हैं। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 हमें क्या बोलता है? ऑपरेशन देवी शक्ति। देखो, अगर आप अच्छे से न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर अच्छे से न्यूज़ नहीं भी पढ़ रहे ना, अब अगर आप आज तक भी देख रहे हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंडिया का मिशन है जो अफगानिस्तान से सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने का। ठीक है, तो ये है मिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जो हमने यूक्रेन से अपने जो सिटीजन्स निकाले वहाँ पे उस मिशन का क्या नाम था। वहाँ पे उस मतलब जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकाले हैं, वहाँ पे जो इंडिया ने मिशन चलाया तो उस मिशन का नाम क्या था? ठीक है, बिना देखे बिना चेक किए बताना है। ठीक है, डायरेक्ट आपका कमेंट सेक्शन में ही आंसर आना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले गूगल सर्च कर रहे हो उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, चाहे गलत ही लिखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका क्या है इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इन 2000 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ए कमेटी। 2000 में एक कमेटी बनाई, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको हेड कर रहे थे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ केरला एंड कर्नाटका, टू सजेस्ट एन ओवरहॉल ऑफ सेंचुरी ओल्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बनाई थी। कमेटी इन इट्स रिकमेंडेशन ये फेल्ड किया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम वेड इन फेवर ऑफ एक्यूज। कि उन्होंने बोला कि जो आजकल का जो क्रिमिनल सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल सिस्टम है, वो फेवर किसको करता है? एक्यूज को फेवर करता है। डिड नॉट एडिक्वेटली फोकस ऑन जस्टिस टू द विक्टिम। विक्टिम को जस्टिस देने में इतना एडिक्वेटली फोकस नहीं किया जाता जितना एक्यूज्ड पे फोकस किया जाता है। तो ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। तो ये इन्होंने बोला था। तो ये 2000 में कमेटी बैठी थी। तो ये कौन सी कमेटी बैठी थी? याद रखना, ये थी मलीमत कमेटी, VS मलीमत कमेटी बैठी थी। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए उन्होंने ये बोला था। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, इनकी मेन जो बात थी वो आपको ध्यान रहनी चाहिए, VS मलीमत कमेटी। अब जो ये पद्माचालिया कमेटी थी, ये किसके लिए बैठी थी? ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। ठीक है, पद्माचालिया कमेटी किसके लिए बैठी थी? ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। किसके लिए? पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले धर्मवीर कमेटी, ये किसके लिए बैठी थी? ये भी जो भी 19 क्या बोल रही हूँ मैं, ये भी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। ठीक है, ये भी किसके लिए बैठी थी? पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बैठी थी। और ये कितने में बनी थी? धर्मवीर कमेटी बनी थी 1978 में। कब बनी थी? ये 1978 में बनी थी। उसके बाद आगे हमारी गोरे कमेटी। ये गोरे कमेटी किसके लिए बनी थी? याद रखना, जो भी पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है कंट्री का उसको रिव्यू करने के लिए बनी थी। ठीक है, जो भी पुलिस की ट्रेनिंग होती है उनके प्रोग्राम जो चलते हैं उसको रिव्यू करने के लिए बनी थी गोरे कमेटी। कब बनी थी? 71 से 73 के बीच में बनी थी। 1971 से 73 के बीच में ये बनी थी। ठीक है, तो ये होगी हमारी। तो 2000 में
कौन सी कमेटी बनी थी, मलीमत कमेटी बनी थी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि मतलब उन्होंने फेल्ट किया था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो ज़्यादा किसको फेवर करता है, एक्यूज को ज़्यादा फेवर करता है एज कम्पेयर टू विक्टिम। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कब कब ये बनी है। देखो अगर आपने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा है तो उसमें कई कमेटी, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स भी अच्छे से देखे हैं तो मैंने शायद बताया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, मतलब जो भी पंचायती राज की है उनकी मैंने सीक्वेंस बताई थी कैसे है, ठीक है। तो शायद आपको याद होगी कि ये किस ईयर में बैठी है। तो ये बलवंत राय मेहता पंचायत के लिए बैठी थी कब, 1957 में। कब बैठी थी, 1957 में। फिर आगे हमारी संथानाम कमेटी करप्शन के लिए जो बैठी थी, ये आती है तो सबसे फेमस कमेटी है, सीवीसी और सीबीआई दोनों के इसी के रिकमेंडेशन से बनी है। फिर थर्ड दिनेश गोस्वामी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये कब बनी थी, दिनेश गोस्वामी बनी थी 1990 में, ठीक है। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। तो तीनों कमेटी की आपको क्रोनोलॉजी पता चलेगी। सबसे पहले आगे फर्स्ट, फिर आगे सेकंड, फिर आगे थर्ड, ठीक है। किस किस के लिए बनी थी सारी चीज़ें आपको पता है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक नेशनल कमीशन बनाया गया रिव्यू करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया गया, इसमें बोल रहे हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, तो याद रखना ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सेटअप नहीं किया गया, ये एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, उससे निकाला गया था, ठीक है। रिजोल्यूशन पास किया गया था कब, 2001 में, ठीक है। 2001 में रिजोल्यूशन पास किया गया था और ये नेशनल कमीशन बनाया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इट वॉज हेडेड बाय एन वेंकटाचार्य, बिल्कुल इनको हेड करे थे एन वेंकटाचार्य। और सेकंड है, थर्ड है, इसका जो मेन फंक्शन था वो था री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा हो सकता है कि दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किसी को दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दोबारा एक बार इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत है ही क्यों, तो नहीं, इनको रिव्यू करना था, री राइट नहीं करना था, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ओनली आंसर बी हमारा जो हो गया करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखना पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, और हाँ पार्लियामेंट जो इनकी रिकमेंडेशन वो मान भी सकती थी, नहीं भी मान सकती थी, ठीक है। ये पार्लियामेंट के ऊपर था कि जो ये रिपोर्ट दे नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी मतलब जो पार्लियामेंट थी वो इनकी रिकमेंडेशन मान भी सकती थी और रिजेक्ट भी कर सकती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के बारे में बताना है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ए अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कैन रिटेन दिस सिंबल फॉर 6 years इवन आफ्टर लूजिंग द स्टेटस ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी। देखो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है ना वो रिजर्व क्या बोल रखा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये हमें बोल रखी है कि कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी है वो 6 साल तक लगभग क्या कर सकती है, अपने सिंबल को रिटेन कर सकती है, बेशक से वो रिकॉग्नाइज्ड जो नेशनल या स्टेट पार्टी है उसका स्टेटस उससे छीन जाए तब भी वो रख सकते हैं सिंबल को, ठीक है। सेकंड है ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी ऑलवेज गेट्स ए रिजर्व सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट पार्टी है, ठीक है, कोई स्टेट पार्टी है वो रिकॉग्नाइज्ड है किसी एक स्टेट में, तो इसका मतलब ये नहीं है जब वो दूसरे स्टेट में जाएगी तो सेम सिंबल से वो लड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, कि हो सकता है कि दूसरी स्टेट में वही सिंबल किसी और पार्टी के नाम हो। जैसे कि अगर आप बात करो समाजवादी पार्टी जो है वो जाके आंध्र प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्यों, साइकिल के साइन पे नहीं लड़ सकती। क्यों नहीं लड़ सकती, क्योंकि वहाँ पे जो साइकिल का साइन है वो टीडीपी के, मतलब टीडीपी जो है वो उसका भी साइकिल का साइन है, तो वो दोनों एक साइन पे तो नहीं लड़ सकते, इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ पे जाके जो है वो साइकिल के साइन पे नहीं लड़ सकते। इसका मतलब कोई रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी भी है उसको वहाँ के हिसाब से मतलब दोबारा सिंबल दिए जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अगर दूसरी स्टेट में अगर कोई सिंबल, वैसा सिंबल किसी को नहीं दिया गया तब आप सेम सिंबल रख सकते हो, नहीं तो फिर आपका सिंबल चेंज होना ही होना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर ए, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो सिंबल्स का जो कंसेप्ट है ना, ये सिंबल्स का कंसेप्ट मतलब क्या है, मतलब जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसके पास है, जैसे कि कुछ रिजर्व सिंबल है और कुछ है हमारे फ्री सिंबल्स, ठीक है। रिजर्व सिंबल में बात करें 8 नेशनल पार्टीज़ के हैं और 54 हमारी जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनके लिए अलग अलग सिंबल्स हैं जो उनके लिए रिजर्व किए गए हैं। लेकिन कुछ है फ्री सिंबल्स जो इलेक्शन कमीशन हमेशा रखता है, उनके पास पूल ऑफ सिंबल्स होता है, 200 के आसपास उनके पास क्या है, 200 फ्री सिंबल्स हैं जो एलोकेट किए जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टीज़ के लिए जो जस्ट बिफोर इलेक्शन पॉप आउट करती हैं, पॉप अप होती हैं, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज़ के लिए कुछ फ्री सिंबल्स भी हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आंसर हो गया हमारा ए।
ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 57 पे। वाटर प्लस सिटी के बारे में बताना है। वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेशन, सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है जो इंश्योर कर रहा है कि 100% टेप वाटर कनेक्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाउस होल्ड्स में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं है, इसमें कौन से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर एक चल रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये जो है मतलब मेन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है वाटर प्लस सिटी की, ठीक है। इसमें मेनली क्या है, इसमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है सिटीज़ या टाउन को, ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो, ठीक है। जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो और जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन की जो वैल्यू चेन है वो इनेबल रहे, ठीक है। ये चीज़ मेन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग कि मेनली टेप वाटर के लिए नहीं है, वेस्ट वाटर जो है वो उसमें ना डले उसके लिए है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इंदौर हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो इंदौर है वो इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बन गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है, सबसे पहले तो आपका जो डर्टी वाटर है किसी रिवर के अंदर नहीं जाना चाहिए। मान लो ये रिवर है, यहाँ से कोई डर्टी वाटर इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, 30% जो सिटी का सीवर है वो रिसाइकिल या रीयूज होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सीवर का जो वाटर है वो 30% मतलब 30% उस सीवर का वाटर जो है वो रीयूज होना चाहिए या रिसाइकिल होना चाहिए, ठीक है। और जो भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो तो सीवर लाइन से जुड़े ही हुए होने चाहिए, ठीक है। और वो रेगुलरली क्या होने चाहिए, साफ भी होने चाहिए। तो ये है मेन वाटर प्लस सिटी का कंसेप्ट। तो यस, इंदौर जो है वो पहली इंडिया की सिटी बन गई है जो है वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस। सिटीजन का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस की प्रोसेस में किस तरीके से होगा। आरटीआई, बिल्कुल आरटीआई से सिटीजन का वो होगा। ग्रीवियंस रिड्रेसल, बिल्कुल होगा। सोशल ऑडिट से भी होगा। सेंट्रलाइज प्लानिंग, देखो एक चीज़ होती है एक सेंट्रलाइज प्लानिंग, एक होती है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में मेनली जो पावर है उसको सेंट्रलाइज नहीं क्या कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है, लोगों के हाथ में पावर दी जाती है। जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज बनाई तो उसमें पावर को क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। इसका मतलब उसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो सेंट्रलाइज में सिटीजन का पार्टिसिपेशन कम होगा। तो फोर्थ नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर क्या आ गया हमारा सी, ठीक है। नॉर्मल से आपको थोड़ा सा माइंड ओपन करके ही बैठना है पेपर जब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। लोकपाल, देखो सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ मैं। सबसे पहले सैलरी अलाउंसेज एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्वल होती हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होती हैं। सेकंड है द एक्सपेंसेस ऑफ लोकपाल आर चार्ज अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया सी। इसमें मतलब इसका कंपोजिशन क्या होता है, एक तो चेयरपर्सन होते हैं प्लस इसके 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इसके 8 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब इसमें से जो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, ये है कि इसमें जो 50% मेंबर्स होने चाहिए ना वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 50% मेंबर्स जो हैं इसके जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और इनको जो प्रेसिडेंट है अपने हैंड एंड सील के अंदर क्या करेगा, वो करेगा, क्या करेगा, हैंड एंड सील के अंदर इनको अपॉइंट करेगा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कितना होगा, 5 ईयर्स, 75 ईयर्स, ठीक है। कितना होगा, जो भी पहले हो जाए, या तो 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाए या 75 ईयर्स हो जाए, सॉरी 70 ईयर्स, सॉरी 70 ईयर्स है इसका, ठीक है। 5 ईयर 70 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, 5 साल और 70 साल है इनका मतलब जो टाइम पीरियड है। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। और 50% मेंबर जो होने जुडिशियल होने चाहिए। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, मेन चीज़ है जो ये मेंबर्स हैं, फिर इनको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है। जुडिशियल मेंबर हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा। एक इसके लिए बैठती है एक सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं, एक तो होंगे हमारे पीएम, ठीक है। क्योंकि सबसे क्यों पीएम होते हैं, तो ध्यान रखो कि लोकपाल जो है ना, लोकपाल के अंदर एक बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्स पावर्स उसको दी गई हैं, बहुत ज़्यादा। प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंडर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो प्राइम मिनिस्टर इसीलिए इसको अपॉइंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर भी उसके अंडर आए, वही इसको अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, होते हैं इसमें, एक होते हैं स्पीकर, ठीक है।
एक होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, क्या होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। उसके बाद क्या होते हैं, एक हमारे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सिटिंग जज को भी सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज होते हैं वो। और एक होते हैं एमिनेंट जूरिस्ट, एक को कौन होते हैं, एमिनेंट जूरिस्ट, जो कि प्रेसिडेंट की नज़रों में होते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। और प्रेसिडेंट किसको, मतलब प्रेसिडेंट किसको, एमिनेंट जूरिस्ट को बिठाएंगे, जो ये पहले 4 मेंबर कहेंगे, ठीक है ना, पहले 4 मेंबर कहेंगे, उन्हीं को एमिनेंट जूरिस्ट बनाया जाएगा। तो ये होगी हमारी सिलेक्शन कमेटी जो मेनली अपॉइंट करती है इसके मेंबर्स को, ठीक है। इसके बाद ये तो होगी हमारी सिलेक्शन कमेटी। इसके ऊपर एक बैठाई जाती है सर्च कमेटी, जो सर्च कमेटी बिठाई जाती है, क्या बिठाई जाती है, सर्च कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें बोला जा मतलब और उस सर्च कमेटी में जो 50% मेंबर्स होने चाहिए वो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या फिर मतलब जो भी है वुमेन से होने चाहिए, ठीक है, चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें सर्च कमेटी में 50% मेंबर्स कम से कम क्या होने चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ या वुमेन में से होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे कि लोकपाल क्यों आया, किसी ने रिकमेंड किया था क्या पहले जब कि लोकपाल आया, यस, फर्स्ट ARC ने रिकमेंड किया था कि भाई क्या होना चाहिए, लोकपाल जो है वो आना चाहिए। मेनली करप्शन के केसेस को ये इन्वॉल्व करता है, किसी के अगेंस्ट भी होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और कोई भी ट्रस्ट, मतलब कोई जो भी, मतलब चाहे कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या कोई भी बॉडी अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव कर रहा है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसको भी क्या कर सकता है लोकपाल, उसको भी मतलब वो कर सकता है कि हाँ भाई मतलब वो कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्यों कुछ चीज़ें क्या हैं, इसमें एक पनिशमेंट का सिस्टम है। क्या है, एक पनिशमेंट का सिस्टम है। पनिशमेंट का सिस्टम क्या है, इसमें आपको 7 साल से लेकर 10 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। 7 साल से 10 साल की सज़ा जो है इसकी पनिशमेंट इसकी इम्प्रूव मतलब बढ़ाई गई है इसमें, कि 7 साल थी पहले इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट, अब 10 साल कर दी गई है। उसके अलावा क्या हो गया है कि सेक्शन 7, 8 और 9 के अंडर, सेक्शन 7, 8 और 9 के अंडर जो मिनिमम जो सज़ा है वो है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स है। कितने, सेक्शन 7, 8 और 9 के अंडर, 7, 8 और 9 के अंडर कितनी सज़ा है, मिनिमम 3 ईयर्स। और एक है सेक्शन 15, उसके अंडर जो मिनिमम सज़ा है वो है 2 साल, वो कितनी है, 2 साल। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके अंडर मिनिमम सज़ा कितनी है, 10 साल तक इसमें मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, ठीक है। और याद रखना है गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशन है वो इससे एक्सक्लूडेड है, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन इससे क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है कंप्लीट। इसके आप बोलोगे कि तो ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो मतलब लोकपाल फिर इतना ज़्यादा अब इफेक्टिव क्यों नहीं, कहीं आप लोकपाल का नाम ही नहीं सुनोगे। सबसे पहले तो ये सुओ मोटो किसी के भी अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेन चीज़ है कि ये इनका ध्यान मेन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट पे होता है रादर देन सब्सटेंस, ठीक है। जब भी PM की कोई भी कंप्लेंट जाएगी तो वो बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर से क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो बहुत ही मतलब इसका ड्रॉबैक माना जाता है कि लोकपाल उससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा वैसा हो रहा है, ठीक है। और मतलब एक और चीज़ है इसमें मेन कि 7 साल के पीरियड के अंदर जो मतलब करप्शन के केसेस होंगे केवल उन्हीं को ये डील करता है, 7 साल से ज़्यादा के केसेस को ये डील नहीं करता। तो 7 साल बाई चांस की 7 साल पहले किसी ने क्राइम किया, उस पीरियड में फंसा नहीं, तो अब वो कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। तो वही चीज़ होगी कि लिमिटेशन पीरियड रख दिया 7 साल का। और एनोनिमस कंप्लेंट्स अलाउड नहीं है, मतलब आप किसी ने चिट्ठी डाल दी, बेनामी चिट्ठी डाल दी कि ये ऐसे ऐसे करप्शन कर रहा था, तो वो कोई नहीं मानेगा, ठीक है। आपको फुल प्रूफ के साथ जाना होगा अगर आप किसी की कंप्लेंट करने किसी पब्लिक सर्वेंट की। तो ये है लोकपाल हमारा, देख लिया आपने कौन इसको सेलेक्ट करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, 50% जुडिशियल होने चाहिए, कौन सेलेक्ट करता है, कितने टाइम पीरियड, क्या क्यों, सब कुछ देख लिया। आंसर क्या हो गया, C। आ जाते हैं किस पे, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन होगा, 59। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में बात करनी है, किसके बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में। कब बना था ये, 2005 में बना था, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखना ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये बाई नोटिफिकेशन सेटअप किया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। फिर बोल रहे कि ये रिकमेंडेशन जो है किसके रिकमेंडेशन पे ये सेटअप किया गया है, ये रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये सेटअप किया गया है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, रॉन्ग ही होगी, ठीक है। पहले हमने देख ली स्टैट्यूटरी नहीं है। सेकंड है दिस सजेशंस ऑफ कमीशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है कि नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के कोई भी कमीशन के गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, कोई सजेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक
ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। थर्ड है कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो याद रखना है जो इसके चेयरमैन होते हैं, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं और जिनको मेनली को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और ये एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन या फिर सोशल साइंटिस्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक्स ऑफिशियो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते इस कमीशन के। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, इसमें एक पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं, फिर पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, नीति आयोग के सीईओ एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, इसके चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो है ना इसके क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। याद रखना चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, इसके सेक्रेटरी होते हैं। बहुत चीज़ अच्छी चीज़ ध्यान रखना है, ये सेक्रेटरी होते हैं। नीति आयोग के सीईओ भी इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। नीति आयोग के सीईओ इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर आ जाता है डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 क्या बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है, अल्ट्रा वायरस है। तो किस ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि अल्ट्रा वायरस है, तो याद रखना किस ग्राउंड पे उन्होंने कहा होगा, उन्होंने कहा इस ग्राउंड पे कि द अबव मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज नॉट रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर एज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए था कि स्टेट लेजिस्लेचर भी उसको रेटिफाई करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये जो पार्ट है ये क्या है, अल्ट्रा वायरस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि बस यही था और तो क्या था, फिर बस आ गया हमारा, ये इसीलिए बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। बार काउंसिल के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, बार काउंसिल के बारे में बताना है। सबसे पहले याद रखना ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कौन से एक्ट के अंडर बनी है, एडवोकेट्स एक्ट के अंडर बनी है, ना कि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। किस एक्ट के अंडर बनी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर बनी है। ठीक है, सब सेकंड है सॉलिसिटर जनरल, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं बार काउंसिल के। तो देखो सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, याद रखना चेयरपर्सन नहीं लिख रखा, मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो। थर्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए लीगल एजुकेशन के लिए, बिल्कुल ये बिल्कुल है जो वो मतलब है ये जो लीगल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। बता दिया स्टैट्यूटरी बॉडी किस एक्ट के अंडर बनी है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो इन मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन इसके मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं स्टेट बार काउंसिल के, मतलब चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन 2 साल के लिए चुने जाते हैं, वैसे ही इसमें मेंबर्स अपॉइंट होते हैं बार काउंसिल में स्टेट्स बार काउंसिल से। तो वो कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। पहले स्टैंडर्ड्स बताते हैं ये प्रोफेशनल कंडक्ट का, एटिकेट्स का, एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन ओवर बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन प्रिस्क्राइब करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। हमें इलेक्शंस के बारे में बताना है। सबसे पहले नो बाई इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इफ द ड्यूरेशन ऑफ रिमेनिंग टर्म इज लेस देन 1 ईयर। कि कोई भी इलेक्शन नहीं होगा अगर 1 साल से कम का पीरियड है। देखो याद रखना, अगर 1 साल से कम का पीरियड है तो अगर 1 साल से कम का पीरियड है तो क्या होगा, क्या इलेक्शन होगा, क्या इलेक्शन होगा, आप खुद बताओ। ठीक है, अगर लेस देन 6 मंथ्स हैं तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड है बाई इलेक्शंस कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड इफ 2 कैंडिडेट्स गेट द सेम नंबर ऑफ वोट्स। याद रखना अगर 2 कैंडिडेट्स को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो लोड सिस्टम से उसको क्या किया जाता है, उनको सोल्व कर दिया जाता है, कोई बाई इलेक्शन नहीं होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड टू सीक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कब उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं। सबसे पहले है अगर उसको किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एक्यूज्ड को डिफेंड करना है तो बिल्कुल तब गवर्नमेंट की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकंड है अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी, बिल्कुल किसी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पे जाना है तो भी उनको लेनी पड़ेगी। प्राइवेट लीगल प्रोफेशन, देखो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने के लिए इनको कोई भी गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उनको कोई उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या है हमारी करेक्ट है।
अगर आप अटॉर्नी जनरल को देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो जो है वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से डिबार्ड नहीं है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? ये हमारे आते हैं आर्टिकल 76 के अंडर। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के। क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के। इसके अलावा इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पर्सन कौन होनी चाहिए? देखो, इनकी क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट जज की होती है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट जज की होती है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहने चाहिए, या फिर एडवोकेट हैं तो 10 साल तक रहने चाहिए, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में। तो ये क्या बन सकते हैं? हमारे अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। ठीक है, इनकी टर्म कितनी होती है? टर्म इनकी कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, याद रखना, इनकी कोई टर्म फिक्स नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड नहीं बताया। अपॉइंटमेंट के लिए तो बता दिया, लेकिन इनके रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड नहीं बताया कि इनको किस ग्राउंड पे रिमूव किया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा तब तक ये ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो रिज़ाइन किसको कर सकते हैं? तो ये रिज़ाइन भी किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, और कन्वेंशनली ये कब रिज़ाइन करते हैं? तब रिज़ाइन करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है, क्योंकि मेन तो वही इनको अपॉइंट करवाती है। रिम्यूनरेशन का क्या होता है? क्या फिक्स होता है? बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। कौन डिटरमाइन करते हैं इसके? रिम्यूनरेशन को प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल के बारे में। आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताना है। सबसे पहले है विनिंग कैंडिडेट को जो है रिलेटिव मेजोरिटी चाहिए टोटल वोट्स की टू गेट इलेक्टेड। बिल्कुल सही है। इन इंडिया नो गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज़ एवर क्रॉस्ड 50% मार्क टू क्लेम एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोटर। बिल्कुल, आज तक जो है इंडिया में कोई सी भी गवर्नमेंट ने सेंटर में 50% जो मार्क है उसको वो नहीं किया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आ गया सी। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लिख लेना, मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक टॉपिक लिख लेना आपकी मीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 ये हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 66 पे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए? देखो, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1989 में आया था। बिल्कुल वोटिंग एज को कम करने के लिए था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1991 में आया था। बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली में के लिए था, कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था? 2001 में आया था। मेनली किसके लिए आया था? कि हमें 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग रीएडजस्टमेंट करना है, उसके हिसाब से आया था। इसके 2001 के सेंसस से नहीं, हमें किस सेंसस से करना है? 1991 के सेंसस के हिसाब से रीएडजस्टमेंट करना है, उसके लिए था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो ये 2001 के सेंसस के लिए कौन सा आया था? याद रखना, ये था 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन था? 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 के सेंसस को से रीएडजस्टमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सॉरी 2003 में था, ये 87th 2003 में था। तो क्वेश्चन नंबर 63 फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है और थर्ड हमारा रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 67 पे। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है गवर्नर ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। जो गवर्नर है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते हैं कंपोजिशन ऑफ कमीशन एंड मैनर ऑफ देयर सिलेक्शन। तो याद रखना, मैनर ऑफ देयर सिलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है कि किस टाइप का कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, गवर्नर जो है वो 5 ईयर्स के बाद के 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर डिटरमाइन करेगा कि उनका कंपोजिशन कैसा होगा, क्या होगा, जो भी है मैनर ऑफ इलेक्शन सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ा हुआ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का वैसे नॉर्मल चलिए तो हो गया हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन। वैसे नॉर्मल हमारे फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा? नॉर्मल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कौन सी जुड़ी है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। उसके बाद इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? वैसे फाइनेंस कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं प्लस 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं वो क्या होने चाहिए? एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। और जो मेंबर्स होते हैं इनके ये चार इनकी कंडीशन, 4 मेंबर्स हैं, 4 ही हैं मतलब। सबसे पहले एक तो होने चाहिए हाई कोर्ट जज, या तो कोई हाई कोर्ट जज होने चाहिए या फिर क्वालिफाई होने चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के। दूसरी कंडीशन है जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो। किसके
किसी के पास कोई स्पेशल नॉलेज हो, किस चीज़ की, फाइनेंस और अकाउंट्स की, ठीक है, किसकी फाइनेंस और अकाउंट्स की कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा है कि इनके पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। फाइनेंशियल मैटर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में इनके पास क्या होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो ये चीज़ें हैं जिनके पास क्या हो, मतलब ये देखो 4 मेंबर्स हैं, इनकी 4 क्वालिफिकेशन है। या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, और या फिर क्वालिफाई होना चाहिए हाई कोर्ट जज बनने के। दूसरी चीज़ है इनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल और मतलब फाइनेंशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन की। या फिर आपके पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। या फिर आपको क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इकोनॉमिक्स की। तो ये 4 मेंबर्स हैं जो अपॉइंट होंगे, ठीक है। एक पब्लिक अफेयर्स में जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो क्या बन जाएगा, चेयरपर्सन बन जाएगा, ठीक है। क्या रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं ये, अगर ये क्या रीअपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल ये क्या हो सकते हैं, रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन को कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट की, किस टाइप की क्वालिफिकेशन होगी, कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, ये प्रेसिडेंट को ही करेंगे क्योंकि अपॉइंट तो वही करते हैं, ठीक है। क्या इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, बिल्कुल भी नहीं, इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, मेनली क्या होती है, एडवाइजरी होती है। इनकी रिकमेंडेशन क्या होती है, एडवाइजरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या बोलता है, सीआईसी के बारे में। देखो अभी तो कितनी सारी पावर सीआईसी की छीन ली हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। सबसे पहले है इट हैज़ पावर टू इम्पोज पेनल्टी ऑन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले इनके ये पेनल्टी लगा सकते हैं इस ऑफिसर पे, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है द कमीशन कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी ऑन मैटर ऑफ ऑन श्यो मोटो बेसिस। देखो बिल्कुल ये किसी भी मतलब मैटर पे श्यो मोटो बेसिस पे कमीशन जो है इंक्वायरी को ऑर्डर कर सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है, ठीक है। याद रखना ये वैसे सीआईसी बना कब था, 2005 में बना था। किस एक्ट के अंडर बना था, आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर बना था, आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, ठीक है। इसके पास सिविल कोर्ट की जो है सारी पावर्स हैं, जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं वही इसके पास सारी पावर्स हैं, ठीक है। कितने होते हैं, एक तो सीआईसी होता है प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक होते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और एक होते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। कोई भी जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की कमेटी जो है इनको अपॉइंट करती है कि कौन अपॉइंट होंगे, ठीक है। इनका ज्यूरिडिक्शन मेनली किसके लिए होता है, जितनी भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक जो अथॉरिटीज होती हैं उनके लिए इनका ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड होता है। क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल भी नहीं, रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अभी देखा फाइनेंस कमीशन का रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था, बिल्कुल था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या फाइनेंस कमीशन रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल था, बिल्कुल फाइनेंस कमीशन था, लेकिन सीआईसी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, 65 ईयर्स तक। कब तक, 65 ईयर्स तक। किस मिनिस्टर के अंडर आता है सीआईसी, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर काफ़ी सारी बॉडीज आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, देखो यूपीएससी, ठीक है, एसएससी, ठीक है। आपने 2 एग्जाम देते हो, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी, उसके बाद सीवीसी, ठीक है, उसके बाद सीबीआई, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और उसके बाद हो गया हमारा लोकपाल। ये सारी बॉडी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। ये बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, एसएससी। यूपीएससी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। यूपीएससी, एसएससी, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और लोकपाल, ये सारी इसके अंडर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 69 पे। ईवीएम के बारे में बताना है, बोल रहा है कि एक ईवीएम मैक्सिमम 10,000 वोट्स को रिकॉर्ड कर सकती है। याद रखना, एक ईवीएम मैक्सिमम 2,000 वोट्स को वो कर सकती है, क्या, रिकॉर्ड कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होते है, इसका मतलब सेकंड करेक्ट है। इसका मतलब ईवीएम का कहाँ दिया गया, 1951 में। थर्ड है ओनली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैन मैन्युफैक्चर ईवीएम। याद रखना, इंडिया में 2 कंपनी जो है वो
ईवीएम बना सकते हैं। कौन कौन सी कंपनी? एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होगी, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2 कंपनी बना सकती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। इसके ज़्यादा तो क्या ही करवाऊँ मैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है? आरटीआई के बारे में बताना है, 2019 में आरटीआई एक्ट के बारे में। सबसे पहले इट स्टेट दैट द सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। की जो चीफ सीआईसी की जो सैलरी होगी वो इलेक्शन कमीशन के इक्वल होगी। देखो अभी आरटीआई एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। इनकी जितनी भी सैलरी हैं जो भी है उसको कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, किसी के इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, किसी के इक्वल नहीं होंगी। इनकी जो सैलरी वगैरह सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पहले थे किसी के इक्वल होंगे, उनको कुछ प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन अभी कोई इनको नहीं दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी इनकी कितनी सैलरी होगी। सेकेंड है इट स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ द ऑफिस। बिल्कुल, टर्म को भी कौन बताएगी? नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। अभी इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई थी, ऊपर देखो। अभी इसीलिए जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था कि कहाँ लिखा था मैंने, हाँ देखो, जब सीआईसी में बता रही थी कि ये कब तक कर सकते हैं, केवल 65 ईयर्स तक ये क्या कर सकते हैं? नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि इनका टर्म कितना होता, क्योंकि इनका टर्म कौन डिटरमाइन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया था। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो गया क्या? बी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या बोलता है? हमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, हमें नहीं है बतानी है। ठीक है, नहीं है बतानी है। सबसे पहले तो याद रखना कि जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं ये आर्टिकल 323B के अंडर एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। सबसे पहले आपने सुना होगा कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ट्रिब्यूनल्स का कंसेप्ट आया। आर्टिकल 323A और 323B के अंडर एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ए में होते हैं जो सेंट्रल पब्लिक जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए मेन होते हैं, और अदर मैटर्स के लिए 323B के अंडर एस्टैब्लिश होते हैं। इसका मतलब फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स भी इसी के अंडर एस्टैब्लिश होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उसके अंडर एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स पहले ही एस्टैब्लिश हो गए थे, कब? 1964 में, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1964 के अंडर। ठीक है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 1960 ऑर्डर आया था, सॉरी एक्ट तो था, ऑर्डर आया था 1964 में, लेकिन फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट था 1946 का, उसके अंडर ये एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अपने जो प्रोसीजर है उनको खुद रेगुलेट करते हैं। ये आर्टिकल 323B के अंडर नहीं आते हैं ये। ठीक है, याद रखना ये उसके अंडर नहीं आते हैं। मेनली ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट किए गए हैं। किससे क्रिएट किए गए हैं? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बस यही मेन चीज़ है कि आपकी इसके अंडर नहीं आते हैं। तो और सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है कि जो डीएम है ऑल स्टेट्स में और यूटीज़ में वो एम्पावर हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाने के, कि कोई भी डीएम जो है सारी स्टेट्स में यूटीज़ में वो क्या बना सकता है? फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती हैं और वो किसी भी पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, कोई भी एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो ये मतलब कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो किसी को फॉरेनर अगर डिक्लेयर करना है तो वो ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 72 पे। उभरते सितारे फंड किसके लिए? देखो, उभरते सितारे फंड आपने पढ़ा होगा, तो इसने बोला है कि सबसे पहले है कि उभरते सितारे फंड जो है वो एग्जिम बैंक और सिडबी का है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, बिल्कुल ये एग्जिम बैंक और सिडबी का ही है। ये जो फंड है इज इन्वेस्टेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज बाय वे ऑफ इक्विटी। बिल्कुल ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में स्मॉल और मिड साइज कंपनी में पैसे लगाने के लिए है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और इनका जो कॉर्पस बोल रहे हैं 5000 करोड़ है, बिल्कुल नहीं। इनका जो कॉर्पस है वो है 250 करोड़। कितना है इनका कॉर्पस? है 250 करोड़, 250 करोड़ इनका कॉर्पस है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों में मतलब ये पैसे लगाएंगे एमएसएमईज में। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सी मिनिस्ट्री है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। एक टाइप का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। क्या? एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें एमएसएमई को मेनली मतलब फंड किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जाएगी जो एक्सपोर्ट करती है मेनली एमएसएमईज। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में बताना है कि कौन कौन से उसके पार्ट हैं। तो याद रखना, नेशनल ई गवर्नेंस के कॉमन सर्विसेज सेंटर, मिशन मोड प्रोजेक्ट और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे ही इसके पार्ट हैं।
ठीक है, सारे ही इसके पार्ट हैं। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोलता है, कॉमन सर्विस सेंटर। अभी हमने देखा नेशनल ई गवर्नेंस का पार्ट था क्या, कॉमन सर्विस सेंटर, तो अब उसके बारे में बात चल रही है। सबसे पहले है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई टू प्रोवाइड एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू विलेजेस इन इंडिया। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मेनली क्या है, ये जो है किसके अंडर एस्टेब्लिश किया, ये आरबीआई का इनिशिएटिव है कि इनको स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं है, आरबीआई का इनिशिएटिव नहीं है। मेनली 2006 में कॉमन सर्विस सेंटर का जो सर्विसेज थे वो स्टार्ट की गई थी, कौन सी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया था 2006 में मिनिस्ट्री ने, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि आरबीआई ने स्टार्ट किया था। सेकेंड है, इसको इम्प्लीमेंट करेगा नाबार्ड, बिल्कुल भी इसको नाबार्ड जो है वो नहीं करेगा। इसके लिए एक वो बनाई गई है क्या, एक कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, ठीक है, सर्विस इंडिया लिमिटेड एक वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो मेन लिस्ट को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, जो मेन लिस्ट को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया, डी। और अभी मतलब याद रखना, ये तो पहले 2006 में थी कॉमन सर्विस सेंटर 2.0, कहाँ कब स्टार्ट की गई है, 2015 में स्टार्ट की गई है कि जितनी भी ग्राम पंचायत हमारी कंट्री की वहाँ तक हमें रीच करना है, और लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से 2.5 लाख पंचायत में से एटलीस्ट एक कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए। मेनली ये है कि हर एक 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे एक क्या होना चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए। पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ इनिशिएटिव है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 2.5 लाख लोग हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, 2.5 लाख पीपल हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत है जिसपे एक कॉमन सर्विस सेंटर डालना है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या लोग यहाँ तक देख रहे हैं, और ये मत सोचना कि मैंने जो है इसकी आवाज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर रखा है। मेरी मतलब मैं इतनी ही स्पीड से बोलती हूँ, मेरे को बहुत कम स्पीड से बोलना पड़ता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इतना आपको बहुत आराम से बोलूँ। तो अगर आपको बहुत स्पीड लग रहा है तो आप इसकी जो स्पीड है उसको कम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो की स्पीड को कम करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैम इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रही हैं, क्योंकि पढ़ाना ज़रूरी है। एक तो मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक तो वीडियो जल्दी बनानी होती है, ठीक है, दूसरी चीज़ है कि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और गर्मी में पंखा बंद करके बैठना इज़ ए वेरी बिग टास्क, ठीक है। इतनी गर्मी में मतलब ऐसा हो जाता है कि पसीने में 75 क्वेश्चन पे आई हूँ मैं, और अब बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं आगे कुछ पढ़ाऊँ, ठीक है। तो फिर भी चलो कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके लिए है, बिल्कुल एंटी डिफेक्शन के लिए। सारी चीज़ें उसके बारे में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए था, ये आपको पता होगा, EWS के लिए था, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये नहीं था, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, तो बिल्कुल ये तो ऐड किया ही गया था। क्या किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकेंड हमारा रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया, सी। बस ये अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा है। आ जाते हैं 76 पे। अब हमें बताना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो पोस्ट इंडिपेंडेंस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले सिक्किम जो है 22nd स्टेट बना इंडिया का, क्रोनोलॉजी में बताना है कब बना, तो ये बना है 1975 में, ठीक है। फिर आ गया हमारा मंडल कमीशन, कब ये हुआ, कमीशन बैठा 1979 में, और फिर हो गया एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, ये हुआ 1971 में। तो अब आप क्रोनोलॉजी में लगा लो कब कब क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, तो आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है, ठीक है। 1 सेकेंड, बिल्कुल ही क्या मैं क्या ही कर रही हूँ, मेरे को गर्मी में समझ में नहीं आ रहा है। 3 1 2, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हुआ 3, फिर हुआ 1, फिर हुआ 2, ठीक है, हाँ ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है। सो कई बार मैं बोलती सही हूँ, अगर आंसर गलत लगा देती हूँ तो आप थोड़ा समझ जाया करो कि मेरा दिमाग अब सही नहीं चल रहा है, तो आप खुद ही आंसर अपना ठीक लगा लिया करो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश की गई है, तो याद होना चाहिए, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट बोल रखी है। इसी के अंडर ये एस्टैब्लिश की गई है, और कब की गई है, 1997 में ये एक्ट आया था। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1997 में ये एक्ट आया था, ठीक है, 1997 में ये एक्ट आया था।
सेकंड है द चेयरपर्सन कैन बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, वैसे ये बनी कब है, मतलब ये टेलीकॉम डिस्प्यूट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी कब है, 2000 में ये बनी है। कब बनी है, 2000 में बनी है। अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें बोल रखा है कि जो इसके चेयरपर्सन है वो सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए रिटायर्ड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, आंसर हो जाता है सी, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं प्लस 2 मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन आपको पता चल गया कौन हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स की बात करें, मेंबर कौन हो सकता है, मेंबर्स में 2 कंडीशन है। मेंबर्स में क्या है, 2 कंडीशन है। सबसे पहले या तो एक पर्सन जो एक पोस्ट होल्ड करो सेक्रेटरी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी पर्सन अगर सेक्रेटरी की पोस्ट होल्ड कर रहा है या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट कोई भी है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, अगर वो हेल्ड कर रहा है 2 साल से ज़्यादा, मतलब नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, कम से कम 2 साल तो वो सेक्रेटरी की पोस्ट पे होना चाहिए, तो या तो वो मेंबर बन सकता है या फिर कोई भी पर्सन जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल वर्स्ड है, ठीक है, इन सेक्टर्स में वेल वर्स्ड है, तो वो भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो दो मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स अपॉइंट करने हैं। एक सेक्रेटरी होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, 2 साल से ज़्यादा मतलब होने चाहिए, कम से कम 2 साल तो वहाँ पे काम करना चाहिए, और या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो क्या इसकी भी अपील्स कहीं पे जा सकती हैं, बिल्कुल याद रखना, इसकी अपील्स 2 जगह जा सकते हैं, एक जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। अगर साइबर मैटर्स हैं, अगर साइबर मैटर्स हैं तो इसकी अपील्स कहाँ जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी। अगर और कोई मैटर है, मतलब जैसे कि टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, एयर टैरिफ वगैरह का कोई मैटर है, तो इसकी अपील्स कहाँ जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 77 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं 78 पे। रीप्लान इनिशिएटिव किसका है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर किसका है, तो याद रखना ये किसका इनिशिएटिव है, KVIC का इनिशिएटिव है, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का इनिशिएटिव है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्या बोलता है हमें कि विद रेफरेंस टू इलेक्शंस फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इलेक्शन पिटीशन के बारे में बताना है। सबसे पहले इलेक्शन पिटीशन कैन बी ट्राइड ओनली बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व। तो बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो केवल और केवल उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वही वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेकंड है एन इलेक्शन पिटीशन कैन बी सबमिटेड बाय एन कैंडिडेट और इलेक्टर विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। बिल्कुल 45 डेज के अंदर इलेक्टर को या फिर कैंडिडेट को 45 डेज के अंदर रिजल्ट के बाद सबमिट करनी होगी, नहीं तो उसके बाद वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉस्ट कितना लगेगा, याद रखना 2000, कितना लगेगा, इसका कॉस्ट लगेगा 2000। कोई भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए या फिर जिसने लड़ा है इलेक्शन वो होना चाहिए, वही उसके खिलाफ वो कर सकता है, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता इलेक्शन पिटीशन लेके कि कोई भी तमिलनाडु का पर्सन केरल में जा रहा है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने, ऐसा नहीं है। केवल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर जो वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हो या फिर यहाँ का वहाँ का वोटर हो, जरूरी नहीं है उसने वोट दिए कि नहीं दिए, लेकिन वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर क्या हो गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्या बोलता है हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के बारे में बताना है। किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के बारे में। फर्स्ट है एवरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इज टू बी अकम्पेन्ड बाय द हिंदी लेजिस्लेशन। कल ही मैं ये चीज़ बताई कि हर एक बिल जो है पार्लियामेंट में जो इंट्रोड्यूस होगा उसकी हिंदी ट्रांसलेशन होगी, कैसा है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स द इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ यूनियन। बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज होगी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। थर्ड है इंग्लिश शुड बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन एंड नॉन हिंदी स्टेट। अगर यूनियन और नॉन हिंदी स्टेट है तो क्या यूज होगी, इंग्लिश ही यूज होगी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं, इसमें कुछ आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आ जाते हैं 81 पे। टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट किसकी है, देखो याद रखना ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। किसकी है ये, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, लेकिन मेनली किसके लिए है, मेनली किसके लिए है, मतलब जो भी कंट्रीज बोल रही है ना कि नेट जीरो कार्बन टारगेट करना है, नेट जीरो कार्बन टारगेट जिन्होंने किया हुआ है कि नेट जीरो कार्बन टारगेट करना है, उनकी एनालिसिस कर रही है,
ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए बोला कि हम नेट जीरो कार्बन का टारगेट कर देंगे उस ईयर तक, तो उनकी एनालिसिस के लिए बैठी है ये। क्या मतलब, एक रिपोर्ट आई है टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट, ये बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो जो आप ये ऐसा कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ ए डेंजरस डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रायोरिटी ऑफ कटिंग कार्बन एमिशन, जो आप ये कर रहे हो ना नेट जीरो, इससे तो बहुत ही कम आप कर पाओगे क्लाइमेट चेंज में इससे इफेक्ट, तो आपको कुछ और फॉलो करना चाहिए। तो ये टैक्स इवेजन वगैरह के लिए नहीं है, मेनली इसके लिए है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया किसके लिए है। आ जाते हैं 82 पे। एडवांटेजेस बताने ई गवर्नेंस के, बेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और रीच बढ़ती है गवर्नेंस की। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। ई रूपी के बारे में बताना। देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला था, अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा ना, ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोलूँ, अगर ये आपका गलत हो जाए ना तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर दो, आप लायक नहीं हो आगे लेक्चर देखने के, आप कुछ देखने के लायक नहीं हो, फ़ोन को बंद करो और चुपचाप से बैठ जाओ। ई रूपी के बारे में बताओ। ठीक है, सबसे पहले एक डिजिटल वाउचर है जिसमें बेनिफिशियरी जो है उसको अपने फ़ोन पे ही SMS या QR कोड मिलेगा, बिल्कुल सही है। यूज़र को ये बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी वो इसको यूज़ कर सकता है। थर्ड है ई रूपी वॉज डेवलप्ड बाई NPCI, बिल्कुल ये NPCI ने क्या किया, डेवलप किया है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। इसमें किसी का याद रखना है, इनको किसी को बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, ये कॉन्टैक्टलेस है, कैशलेस है, कार्डलेस है, डिजिटल पे है, डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, और फीचर फ़ोन्स पे या फिर स्मार्टफोन्स पे विदाउट इंटरनेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसके विदाउट इंटरनेट भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, फीचर फ़ोन पे भी, स्मार्टफोन्स पे भी। पर्सन स्पेसिफिक है। ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक है, पर्पज स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ई रूपी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 83, आंसर क्या हो गया हमारा, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 हमारे क्या बोलता है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहले है कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर इन एसोसिएशन विद सर्टेन। सबसे पहले तो ये जो है मतलब नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर ने इसको एस्टेब्लिश किया। तो याद रखना है ये क्या है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इंडस्ट्री बॉडीज़ ने मेनली इसको किया है, मेनली डेटा प्रोटेक्शन के लिए। मेनली किसने इसको मेन एस्टेब्लिश किया, नेस्कॉम ने। किसको, नेस्कॉम ने इसको एस्टेब्लिश किया, ना कि इसने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, इट एंडेवर्स टू इंक्रीज इंडिया शेयर इन ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मार्केट, बिल्कुल ये करना चाह रही है, इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंक्रीज करना चाह रही है। थर्ड है, इट इंक्लूड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिया टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कल्चर। मेनली स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करेगी, स्टेक होल्डर्स को इंडस्ट्रीज से, अकेडमिया से, ताकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो कल्चर है वो इंडिया में इंक्रीज हो सके। ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। नेस्कॉम ने इसको स्टार्ट किया है, इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शन पे इंडिया की, मेनली साइबर स्पेस को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, मोर ट्रस्टेड बनाने के लिए, स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए वहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, न्यू दिल्ली में। और ये कब एस्टेब्लिश की गई है, 2008 में एस्टेब्लिश की गई है। किस बॉडी की बात चल रही है, पता चला बॉडी भूल जाओ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, 2008 में एस्टेब्लिश की गई है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताना है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट इन स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इज सिक्योर्ड थ्रू ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। ठीक है, तो बताना है कि किस टाइप का ऑडिट, मतलब किस टाइप का ऑडिट किस लिए होता है। सबसे पहले है कंप्लायंस ऑडिट, तो आपको बताना चाहिए फाइनेंशियल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस में क्या बताई जाएगी कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये है परफॉर्मेंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट में क्या बुलाया जाएगा, रेगुलरिटी कितनी है और प्रॉपर्टी कितनी है। और फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल एस्टिमेट्स। तो ये है हमारे इसमें इस टाइप का ऑडिट इससे एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट का थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट है, तो आंसर क्या हो गया, मतलब सेकंड करेक्ट है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, 85 का आंसर सी। ठीक है, किस टाइप का ऑडिट क्या करता है, देखो कंप्लायंस ऑडिट में होता है रेगुलरिटी एंड प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल में होता है कंपैरिजन ऑफ बजट एंड एक्चुअल अमाउंट्स, और परफॉर्मेंस ऑडिट में होता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च्ड इंटरेस्ट लोन सबवेंशन स्कीम फॉर एनर्जी बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
सबसे पहले है कि इट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इनोवेटिव वेस्ट टू एनर्जी बायोमिथेनेशन प्रोजेक्ट्स एंड बिजनेस मॉडल्स। तो बिल्कुल ये क्या करेगा, बिल्कुल ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस ये प्रोवाइड करेगा वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट्स में, ताकि वो बायोमीथेन बना सकें। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है, तो आपको पता होना चाहिए किसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है। थर्ड है, ये फंड करती है, मतलब ये इसको कौन फंड करेगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको फंड करेगी, बिल्कुल ये फंड करेगी। इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन UNIDI, ठीक है, UNIDI भी इसको फंड मतलब एसोसिएटेड है इसके साथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 87 पे। हमें क्या बोलता है, महारत्ना स्टेटस के बारे में बताना है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। देखो बहुत सारे मतलब तरीके हैं उसके मतलब एलिजिबिलिटी के, कि जो आपको महारत्ना स्टेटस जो है वो मिल सकता है। सबसे पहले आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए लास्ट 3 साल में। ठीक है, ये तो है एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर के बाद आती है हमारी 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा कि ये तो टर्नओवर हो गया, एक होती है हमारी नेटवर्थ। ठीक है, एक होती है हमारी नेटवर्थ। नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, याद रखना, नेटवर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा। कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से ज़्यादा लास्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। एक कितना होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए नेट प्रॉफिट। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना कि एनुअल टर्नओवर जो हो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए अगर किसी को महारत्ना कंपनी बनना है तो। ठीक है, तो इसके अलावा उसके पास पहले ही क्या होना चाहिए, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी उसकी मतलब वो होनी चाहिए, मतलब लिस्ट होना चाहिए। वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं तब वो बन सकता है। और सेकंड है, दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैव ए सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस। उनकी ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए कुछ % तक। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शुड पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट रेगुलरली। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप महारत्ना हो तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी। ठीक है, बी क्यों आया वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या कोई ऐसी हैं कंपनीज जो मतलब महारत्ना स्टेटस है, जिनको बिल्कुल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बेल हो गई, ONGC हो गई, ठीक है, NTPC हो गई, ठीक है, उसके बाद सेल हो गई, स्टील जो भी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL हो गई, ठीक है, GIL हो गई, CIL हो गई। तो ये IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसमें आती हैं। ठीक है, महारत्ना उसमें, तो ये है हमारी महारत्ना स्टेटस वाली कंपनीज, याद रखना इनको। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 87। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्या बोलता है 88 क्वेश्चन, कि किस मैटर्स में नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो है उसके पास सारी पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट की। ठीक है, ट्राई करने के लिए किन किन मैटर्स में उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। समन करने के लिए पावर होती है, बिल्कुल समन करने के लिए उनके पास पावर होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड है रिसीविंग एफिडेविट। सबसे पहले सम्मन करना, एफिडेविट को एक्सेप्ट करना, और डिस्कवरी और प्रोडक्शन करना किसी डॉक्यूमेंट का, या फिर पब्लिक रिकॉर्ड को कहीं से मंगवाना। तो सारी चीज़ें वो करवा सकता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। किस आर्टिकल के अंडर बना है, 338 है। अगर आपको पता हो 338 के अंडर बना है, सारी पावर्स हैं। इसके बाद सेपरेट इसको कब बनाया गया था, 2004 में इसको सेपरेट बॉडी बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, साथ में 3 इसमें मेंबर्स होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हैंड एंड सील। किसके अंडर, हैंड एंड सील के अंदर। उसके बाद बात करें इसमें कंडीशन ऑफ सर्विस, इसकी कौन डिटरमाइन करता है, तो प्रेसिडेंट इसके डिटरमाइन करेंगे कंडीशन। किस मिनिस्ट्री, मतलब देखो सबसे पहले बनाएगी एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो वो कब बनाई गई थी, याद रखना 1999 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद ये कमीशन बना है, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एसटीज के लिए बनाई गई थी। और मतलब जो ये कमीशन रिपोर्ट देता है वो किसको देता है, याद रखना वो कमीशन रिपोर्ट किसको देगा, ये प्रेसिडेंट को ही देगा। ठीक है, तो ये हमारे नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में कुछ चीज़ें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88, आंसर क्या हो गया हमारा, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताना है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सबसे पहले, पॉलिटिकल पार्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इन्फॉर्मिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड अबाउट 2000 इफ मेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। याद रखना, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, उसमें बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर 2,000 रुपये से ऊपर है तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई बताने की जरूरत नहीं है कि उनको कहाँ से मिले। बिल्कुल सही है।
कोई भी फॉरेन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकती है, बिल्कुल। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली बैंक ऑथराइज है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सेंड करने के लिए, सेल करने के लिए, तो बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90, एडवोकेट जनरल के बारे में। अभी पढ़ा था हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में, अब आ गए हमारे एडवोकेट जनरल। किस आर्टिकल में आते हैं? 165 में आते हैं। वो किस में थे? 76 में थे। अब आ जाते हैं, एडवोकेट जनरल मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज। याद रखना, एडवोकेट जनरल एक ऐसे जज, मतलब सॉरी, एक ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कौन से जज बनने के लायक हो? जो हाई कोर्ट जज बनने के लायक हो। किसके? हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, दी प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर इज रिमूवल आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल भी नहीं बता रखा भाई, अटॉर्नी जनरल का नहीं बता रखा, तो एडवोकेट जनरल का क्या बताएंगे? कोई प्रोसीजर नहीं बता रखा। थर्ड है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज नॉट फिक्स्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही दे रखा है। डी है, एडवोकेट जनरल मे क्विट ऑफिस बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बिल्कुल भी नहीं, एडवोकेट जनरल रिज़ाइन किसको करते हैं? गवर्नर को करते हैं, क्योंकि तो स्टेट में होते हैं ना एडवोकेट जनरल, ठीक है, तो गवर्नर को ये रिज़ाइन करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, इनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही अपॉइंट करता है। और रिज़ाइन किसको करते हैं? कि गवर्नर को ये रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्या बोल रखा है? विसरल लिस्मानियासिस डिजीज, जिसको काला ज़र भी बोलते हैं, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है कि इट इज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट। बिल्कुल उससे होती है। ये इंटरनल ऑर्गन्स को मेनली अफेक्ट करती है और हाई फर्टिलिटी होती है। तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। इसी को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, इसी को डम फीवर भी बोलते हैं, डम फीवर, ठीक है। इसी को डम फीवर भी बोलते हैं, इसी को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। वेक्टर बोर्नी ट्रांसमिटेड, मतलब वेक्टर बोर्नी डिजीज़ है, जो मेनली किससे ट्रांसमिट होती है? सैंड फ्लाइज से ट्रांसपोर्ट होती है। किससे ट्रांसपोर्ट होती है? सैंड फ्लाइज से ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, पीएम दक्ष स्कीम के बारे में बताना। देखो, अगर जिसको हिंदी अच्छे से आती है उसको पता होगा दक्ष का मतलब क्या होता है। मतलब किसी चीज़ में स्किल्ड पर्सन, मेकिंग दिस स्किल डेवलपमेंट स्कीम। किसके लिए? एसेसिबल बनाना, एससी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और सफाई कर्मचारीज के लिए। उसको बोलते हैं पीएम दक्ष स्कीम। मेनली कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखना, विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ मिलके। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, पोस्ट और अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। कौन सी पोस्ट को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अब आपको पता चलेगा असली, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो क्या ही करो आप, एक काम करो आप ना, एक बड़ा सा कटोरी ले लो, ठीक है। कटोरी में पानी भर लो, ठीक है, और उसमें मुंह दे के ना निकालना मत, ठीक है, जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा सांस बिल्कुल ख़त्म ही होने जा रहा है, क्योंकि आप लायक नहीं हो फिर आप कुछ करने के। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले बिल्कुल गवर्नर अपॉइंट करते हैं। सीवीसी को कौन अपॉइंट करता है? आपको पता होना चाहिए। सीवीसी को कौन, प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते, प्रेसिडेंट करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल को प्रेसिडेंट करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 93 आंसर आ गया डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 94 पे, ठीक है। और अगर मैंने इसका आंसर गलत बताया तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, अगर मैंने इसका आंसर गलत बताया आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले द चेयरपर्सन ऑफ कमीशन शुड हैव बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला है कि सबसे पहले एस्टेब्लिश कब किया गया था? 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक चेयरपर्सन होते हैं, साथ में इसमें 3 मेंबर होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, सारी पावर होती है इसके पास। किसकी पावर्स होती हैं? इसके पास सारी पावर्स होती हैं। उसकी सिविल कोर्ट की इसके पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट बनने के लायक होने चाहिए, नहीं हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होने चाहिए। किसके? हाई कोर्ट के जज बनने के लायक होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकेंड है, जो इसके डिसीजंस होते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में, वो फाइनल होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वो उनके बारे में क्या होगा? फाइनल होगा। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 95 पे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बहुत अच्छे से करवा चुके हैं इसके बारे में। तो इट एक्सरसाइजेज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विसेज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के जितने भी सर्विसेज मैटर हैं सबके बारे में
मेनली जो एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है, बिल्कुल यही करते हैं, ठीक है, बिल्कुल यही करते हैं। सेकंड है दी मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट और नॉट कवर्ड बाई, बिल्कुल ये कवर नहीं होते हैं। थर्ड है इट इज़ नॉट बाउंड बाई प्रोसीजर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, बिल्कुल ये बाउंड नहीं होते। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट इसकी हमारी करेक्ट है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 96 पे। यूपीएससी के बारे में बताना है। सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट करती है, बिल्कुल केवल और केवल याद रखना यही करती है, रिक्रूटमेंट ही करती है ये। कार्डर मैनेजमेंट और सैलरी वगैरह ये नहीं डिटरमाइन करती है, कौन, यूपीएससी ये चीज़ें डिटरमाइन नहीं करती है। बहुत अच्छी ये स्टेटमेंट है, इस चीज़ को याद रखना, यूपीएससी इनको डिटरमाइन नहीं करती है। मेनली इनको कौन डिटरमाइन करता है, इनको डिटरमाइन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। कौन इनको डिटरमाइन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इनको डिटरमाइन करती है। कार्डर मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सैलरी जो भी है वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिसाइड करती है, ना कि यूपीएससी। यूपीएससी का काम है केवल रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, उन पे तो। और यूपीएससी के बारे में मैं सारी चीज़ बता चुकी हूँ, कितने मेंबर हैं, क्या हैं, कौन है, बनते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। नीति आयोग के बारे में बताना है, ठीक है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर बना, तो उसके बारे में बताना है। सबसे पहले नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की गई पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन से। तो याद रखना, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन पास नहीं किया था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ था। कौन सा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के क्या प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं गवर्निंग काउंसिल के, ना कि ये होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अटैच्ड ऑफिस अंडर नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर ये अटैच्ड ऑफिस होता है, तो क्या आपको ये लग रहा है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये इसके नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस होता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है, आंसर हो गया बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन हमें बतानी क्या होती है। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑन एमिनेंट डोमेन होती है पावर ऑफ सॉवरेन टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर पब्लिक यूज विदाउट नेसेसिटी ऑफ हर कंसेंट। मतलब कोई भी सॉवरेन, मान लो कि अपना देश या फिर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है पब्लिक यूज के लिए बिना उसके कंसेंट के, ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बताना है। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का एस्टेब्लिश करना था, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे करना था, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना था, बिल्कुल तीनों ही लेवल पे करना था। नेशनल लेवल पे कहाँ तक के केसेस सुने जाएंगे, याद रखना, वहाँ पे 10 करोड़ से अबोव के केसेस सुने जाएंगे। स्टेट में 1 से 10 करोड़ तक के केसेस सुने जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक के केसेस सुने जाएंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना। सेकंड है इट स्टिपुलेट्स द थ्रेशोल्ड ऑफ पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू अबोव 100 करोड़। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा कि नेशनल कमीशन 100 करोड़ से ज़्यादा के केसेस सुनता है? नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा के केसेस सुनता है, अभी मैंने बताया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। और याद रखना, 5 लाख के केसेस को फाइल करने के लिए कोई फीस में नहीं लगेगी। 5 लाख तक के केसेस आप ऐसे ही फ्री में साइन कर सकते हो, मतलब फाइल कर सकते हो। आ जाते हैं 100 पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ। किस में है, आरपीए एक्ट 1951 में, बिल्कुल आरपीए एक्ट 1951 में बताया गया है इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन के पास पावर है रजिस्टर और रजिस्टर करने की पॉलिटिकल पार्टी को। याद रखना, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को रजिस्टर तो कर सकता है, लेकिन उसके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पावर रजिस्टर करने की तो पावर है, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है किसी को। थर्ड है, ए पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू इलेक्शन कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कोई भी पार्टी जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी इलेक्शन कमीशन को, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कि मतलब उसके बनने के बाद। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, उसको ऐसा करना होगा तभी वो मतलब रजिस्टर हो पाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारी हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 100 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।